हेलो बच्चों, वेलकम इन बायोलॉजी क्लास टू ऑल ऑफ यू. Today we'll be discussing about inheritance and variations. आज हम लोग वंशागत और विभिन्नताएं आप किस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे. इसको हम अगर आनुवंशिकी कहें, जेनेटिक्स कहें, तो कुछ गलत नहीं होगा. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेरिडिटी. आनुवंशिकता क्या है? हेरिडिटी आनुवंशिकता क्या है? वे जेनेटिक लक्षण, वे जेनेटिक कैरेक्टर जो माता पिता से उनकी संतानों में पहुंचते हैं. अनदर वर्ड यू कैन से जेनेटिक कैरेक्टर्स जो इनहेरिटेंस होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाते हैं. मैं अगर ऐसे में एक बात करूं तो आप देखते होंगे सेक्स लिंक डिजीज की नाम सुना है आप लोगों ने. उसमें हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, आपने डिजीज के नाम सुने, वर्णांधता और हीमोफीलिया. तो वहां आपने पढ़ा था कि ये क्या होती है कि अगर पेरेंटल डिजीज है तो ये इनहेरिटेंस होती है. इनहेरिटेंस माने वंशागत होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन चलती रहती है. तो वे आनुवंशिक लक्षण, वे जेनेटिक कैरेक्टर्स जो इनहेरिटेंस होते हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो इन लक्षणों को तो आनुवंशिक लक्षण कहते ही हैं, जेनेटिक्स कैरेक्टर्स कहते हैं. लेकिन एक पीढ़ी से आनुवंशिक लक्षणों का, जेनेटिक कैरेक्टर्स का माता पिता से उनकी संतानों में जाना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आनुवंशिकी, हेरिडिटी. और साइंस की जिस ब्रांच में हम लोग इस इनहेरिटेंस कैरेक्टर की स्टडी करते हैं उसे हम आनुवंशिकी विज्ञान या जेनेटिक्स कहते हैं. इस जेनेटिक्स के जो फादर थे वो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जो कि ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में एक चर्च में पादरी थे. मैं फिर से बता देता हूं कि वे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में पहुंचते हैं, दोज कैरेक्टर विच इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ऐसे लक्षणों को हम आनुवंशिक लक्षण या जेनेटिक्स कैरेक्टर कहते हैं या जेनेटिक्स ट्रेट्स भी कहते हैं. और विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग इस जेनेटिक्स कैरेक्टरों के इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं आनुवंशिकी या जेनेटिक्स. और ये जो प्रोसेस है आनुवंशिक लक्षणों का माता पिता से उनकी संतानों में जाना, इसको हम बोलते हैं आनुवंशिकता या इनहेरिटेंस. इसे हम वंशागत भी कह सकते हैं, इसे हम हेरिडिटी भी कह सकते हैं. ठीक है, आनुवंशिकता, हेरिडिटी, बात वही है, वंशागति. अब हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? कौन है आनुवंशिकता के जनक? तो आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, जो कि ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में एक चर्च में पादरी थे. लेकिन जब तक मेंडल रहे उनके जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट को, उनकी हेरिडिटी के कॉन्सेप्ट को किसी ने माना नहीं.
उनके बाद उनका एक शिष्य था, उनका एक वेलविशर था, कोरेंस। कोरेंस ने मेंडल के नियमों में सुधार करते हुए मेंडलवाद, मेंडलिज्म, जिसे आप मेंडलवाद कहते हैं या मेंडलिज्म कहते हैं, वो प्रस्तुत किया, जिन्हें मेंडल के नियम नाम दिए गए। अगर हम जेनेटिक्स की बात करें, आनुवंशिकी की बात करें, हेरिडिटी की बात करें, वंशागति की बात करें, तो अगर हम आनुवंशिकी की बात करते हैं, हेरिडिटी की बात करते हैं या मेंडल के नियमों की बात करते हैं, तो मेंडल जब तक रहे तब तक मेंडल की बात को किसी ने नहीं स्वीकार किया। लेकिन मेंडल के बाद उनके वेलविशर, उनके शिष्य, उनके जो फॉलोअर थे, उन्होंने मेंडल के नियम को समझा, पढ़ा और उसे रिप्रेजेंट किया। उनमें जो सबसे नव था वो कोरेंस का था। कोरेंस ने मेंडल के नियमों में करेक्शन करके मेंडलवाद, मेंडलिज्म प्रस्तुत किया और मेंडल के तीनों नियम को एक्सप्लेन किया। मेंडल के तीनों नियम में कौन कौन से वो तीनों नियम है? पहला है, मेंडल के 3 नियम थे। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन मेंडलवाद के ये तीनों नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हम इस पर बात करें उससे पहले हम लोग मेंडल के कुछ चीजों पर ध्यान देंगे। मेंडल ने बताया कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म्स है जो मेंडल के नियमों में यूज होगी। जैसे, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ये बहुत इजी चैप्टर है, पहले भी आप पढ़ चुके हो, मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, और प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो हम कहना ये चाह रहे हैं, कुछ टर्म्स जो मेंडल के नियमों में यूज हुए हैं, उसमें पहला एक टर्म्स है डोमिनेंस एंड रिसेसिव, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण मैं बात कर रहा हूं। तो व्हाट इज डोमिनेंस एंड व्हाट इज रिसेसिव कैरेक्टर्स? तो जब हम मेल और फीमेल का क्रॉस कराते हैं, तो जो जेनेटिक कैरेक्टर्स फर्स्ट जनरेशन में दिखाई देते हैं, वे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई दे, क्रॉस कराने के बाद, आफ्टर क्रॉस, जब हम क्रॉस कराते हैं, क्रॉस का मतलब मेल और फीमेल को आपस में मिलाते हैं, उनके गेमेट्स को, तो जब हम क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉस कराने के बाद जब गेमेट्स का क्रॉस होगा, तो क्रॉस कराने के बाद, जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, संकरण कहते हैं, तो क्रॉस कराने के बाद जो लक्षण फर्स्ट जनरेशन में दिखाई देंगे वो डोमिनेंस कैरेक्टर, और जो फर्स्ट जनरेशन में नहीं दिखाई देंगे वो रिसेसिव कैरेक्टर्स। जैसे हम लंबापन और बौनेपन को लें, तो लंबापन डोमिनेंस है, प्रभावी है, और बौनापन रिसेसिव है, डॉपनेस है, वो छिप जाएगा। गोल और झुर्रीदार की अगर बात करें, तो गोल प्रभावी है, इफेक्टिव है, और डोमिनेंस रिसेसिव कैरेक्टर है, वो छिप जाएगा गोल के आगे। लाल और सफेद की बात करें तो लाल प्रभावी है, डोमिनेंस है, और जो सफेद रंग है वो रिसेसिव है, वो अप्रभावी है। तो जो छिप जाएगा वो अप्रभावी लक्षण, डोमिनेंस रिसेसिव कैरेक्टर, और जो फर्स्ट जनरेशन में हमको दिखाई देगा उसे हम डोमिनेंस कैरेक्टर कहते हैं या प्रभावी लक्षण कहते हैं। अब जब हमने मेल और फीमेल के गेमीट्स का आपस में युग्मक का, मेल का युग्मक, फीमेल का युग्मक, इन दोनों का आपस में क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने के बाद फर्स्ट जनरेशन में जो भी संतान पैदा होती है
उसे हम हाइब्रिड कहते हैं, हाइब्रिड या संकर। ठीक है, मेल के गैमीट लिया, फीमेल का गैमीट लिया, उन दोनों के बीच क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद जो फर्स्ट जनरेशन में संतान उत्पन्न होती है उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। इसी में एक टर्म्स और आएगा, फिनोटाइप, जीनोटाइप। जो एक्सटर्नल कैरेक्टर हैं, जो हमको दिखे, उसे हम दृश्य रूप या फिनोटाइप कहते हैं। और जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, वो जीनोटाइप हो गया। फिनोटाइप, जीनोटाइप मतलब फिनोटाइप जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है, जिनको हम इजीली देख सकते हैं, जैसे लंबापन, बौना, लाल, सफेद, ये सब फिनोटाइप्स है। और जीनोटाइप्स मतलब जेनेटिक कैरेक्टर्स जिसको हम देख नहीं सकते हैं। इसके बाद होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी। समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको मेल और फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम को लेकर के एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मेल का सेक्स क्रोमोसोम XY होता है, एक जीन सेक्स होता है और एक फैक्टर Y होता है। और फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम यानी फीमेल का लिंग गुणसूत्र, हिंदी में सेक्स क्रोमोसोम को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो मेल का सेक्स क्रोमोसोम का एक फैक्टर X, एक फैक्टर Y। फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम का एक फैक्टर X और दूसरा फैक्टर भी X है। पुरुष का लिंग गुणसूत्र मेल का सेक्स क्रोमोसोम XY, स्त्री का लिंग गुणसूत्र फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम XX। तो देखिएगा, मेल के सेक्स क्रोमोसोम का जो गेमीट्स है, जो युग्मक है, उसमें दोनों फैक्टर अलग अलग हैं, एक X फैक्टर है, एक Y फैक्टर है। तो ये हेट्रोजाइगस हो गया, विषम युग्मजी। और जब युग्मक के दोनों जीन्स समान हो, जैसे फीमेल का गेमीट्स XX, इसके दोनों जीन्स सेम है, तो ये समयुग्मजी हो गया, होमोजाइगस। इसी में बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस भी आएगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं, दोनों पेरेंट्स, एक मेल और फीमेल, दोनों पेरेंट्स में एक एक लक्षण को लेते हैं। जैसे मेल का एक लंबापन लक्षण ले लिया, फीमेल का बौनापन लक्षण ले लिया। तो जब एक एक जेनेटिक्स कैरेक्टर को लेकर के हम क्रॉस कराएंगे, तो वो एक संकर संकरा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल का जो पृथक्करण का नियम है वो इसी पर बेस्ड है। और द्विसंकर संकरण, इसमें हम दो दो जोड़ी लक्षणों को लेकर के उनका आपस में क्रॉस कराते हैं। तो मेंडल ने क्या किया, मटर का एक ऐसा पौधा लिया जिसके बीज गोल और हरे थे, राउंड और येलो। और मटर का एक पौधा ऐसा लिया जिसके बीज पीले, नहीं सॉरी, मटर का एक पौधा लिया जिसके बीज थे गोल और पीले, राउंड और येलो। और मटर का एक पौधा ऐसा लिया जिसके बीज हरे और झुर्रीदार थे, रिंकल्ड ग्रीन। तो एक पौधे के बीज कैसे थे, गोल पीले, और एक पौधे के बीज कैसे थे, हरे झुर्रीदार। ये दो दो कैरेक्टर्स ले लिया, तो ये द्विसंकर संकरण हो गया, डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक एक कैरेक्टर्स को लेकर के मेल फीमेल गेमीट्स का क्रॉस होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है, या फर्टिलाइजेशन आप कह सकते हैं। और जो द्विसंकर संकरण है या डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसमें हम दो दो जोड़ी कैरेक्टर्स को लेकर के क्रॉस कराते हैं। जो मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट,
वो द्विसंकर संकरण पर बेस्ड है। एक बात और बात करेंगे हम एलील की, एलील्स। तो मैं एलीलोमॉर्फ कह लीजिए चाहे एलील कह लीजिए, मैं एक बार बता दूं, एलील्स इंडिकेट अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। एलील्स जो है वो इंडिकेट करते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म। अल्टरनेट का मतलब जानते हो, अल्टरनेटिव फॉर्म मतलब अल्टरनेटिव प्रकार, किसका? सेम जीन, समान प्रकार के जो अल्टरनेट्स फॉर्म होते हैं, सेम जीन्स के जो अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं, वो एलील्स इंडिकेट करते हैं कि एलील्स इंडिकेट अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। It is a pair of contrasting character of which one is dominant and the other is recessive. तो एलील्स में सेम जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म इंडिकेट होता है और इसके पेयर में एक डोमिनेंट कैरेक्टर होता है और एक रिसेसिव कैरेक्टर्स होता है। तो बच्चों ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको मेंडल के नियमों में मिलेंगी। तो जो मेंडल का पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो कहता है कैरेक्टर जो फर्स्ट जनरेशन में दिखाई देते हैं प्रभाविता के नियम के अनुसार, मेंडल के प्रभाविता के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, या मेंडल्स का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था वो क्या कहता है कि जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में दिखाई देंगे वो डोमिनेंस प्रभावी, और जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में नहीं दिखाई देंगे रेसेसिव अप्रभावी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम क्या कहता है? पृथक्करण का नियम कहता है, पृथक्करण का नियम मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस है। इसमें हम मेंडल ने क्या किया था, मटर के दो पौधे लिए, एक लंबा पौधा लिया और एक मटर का बौना पौधा लिया। हम मोनो आपको बात कर रहे हैं मेंडल के सेग्रीगेशन पृथक्करण के नियम की। मेंडल के पृथक्करण नियम को एक संकर संकरण भी कहते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑल्सो नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्यों मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं? क्योंकि इसमें मेंडल ने एक मटर का लंबा पौधा लिया, एक मटर का बौना पौधा लिया। जब उन दोनों का आपस में क्रॉस कराया तो फर्स्ट जनरेशन में जो संतान उत्पन्न हुई वो एलील संतान थी, एलील फॉर्म। उस संतान को हाइब्रिड कहा गया। मैंने भी बताया जब क्रॉस कराएंगे तो जो संतान उत्पन्न होती है उसको हाइब्रिड कहते हैं। तो उसमें लंबा जो संतान में कैरेक्टर था, एक लंबापन का कैरेक्टर था और एक जीन्स बौनेपन का था, लेकिन लंबेपन के जीन्स ने बौनेपन के जीन्स को ढक लिया। तो वहां पर जो संतान उत्पन्न हुई उसे संकर लंबे हाइब्रिड टॉल कहा गया। और जब इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, फर्स्ट जनरेशन में जो संतान उत्पन्न हुई, तो जो भी ऑफस्प्रिंग, जो भी संतान उत्पन्न हुई, हाइब्रिड मीन्स ऑफस्प्रिंग, जो भी संतान उत्पन्न हुई उसका जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया, उसका क्रॉस उसी से कराया, तो सेकेंड जनरेशन में जो संतान उत्पन्न होने का रेशियो था लंबे और बौने का, तो उस रेशियो में एक भाग प्योर लंबे पौधों का, दो भाग संकर लंबे पौधों का और एक भाग बौने पौधों का। अगर 100 की बात करें तो 25 प्योर टॉल, 50 हाइब्रिड टॉल संकर लंबे और 25 प्योर डॉर्फ। तो यहां पर केवल अगर टॉल और डॉर्फ का रेशियो देखें तो हाइब्रिड टॉल 2, प्योर टॉल 1, तो टॉल हो गए 3। भाई एक प्योर टॉल शुद्ध लंबा पौधा और 2 संकर लंबा का रेशियो, तो लंबे लंबे कितने हो गए? 3 लंबे हो गए और एक बौना प्योर डॉर्फ। तो 3:1 के रेशियो में लंबे और बौने का जो रेशियो के अनुपात में मिला वो 3:1 का होगा। उसके बाद बात आई लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, स्वतंत्र व्यूहन के नियम की।
तो स्वतंत्र विभवान को हम द्विसंकर संकरण भी कहते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑल्सो नोन एज द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसको भी आप पिछली क्लास हाई स्कूल में भी पढ़े, को बहुत अच्छे से पढ़ा है चैप्टर आपने हाई स्कूल में। अब यहां पर मेंडल ने क्या किया, मटर का एक ऐसा पौधा लिया जिसके बीज गोल और पीले थे, और मटर का एक ऐसा पौधा लिया जिसके बीज झुर्रीदार और हरे थे। तो मैं आपको बता दूं, मटर का एक ऐसा पौधा लिया जिसके बीज गोल और पीले थे, और मटर का एक ऐसा पौधा लिया जिसके बीज गोल और झुर्रीदार थे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस रेशियो में जो इन्होंने लिया था, तो इसमें इनको 4 प्रकार के प्लांट का रेशियो मिला। एक, मैं पूरे बात करूं तो राउंड येलो का जो रेशियो था वो 9 था, गोल पीलों का। रिंकल्ड येलो का 3, यानी झुर्रीदार पीले का। राउंड ग्रीन, गोल हरे का 3 भाग रेशियो का है, और रिंकल्ड ग्रीन का 1 भाग, यानी झुर्रीदार हरे का 1 भाग। तो जब उन्होंने पौधे लिए, पॉलिनेशन कराया, फर्स्ट जनरेशन में इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, उसका एक चक्कर बोर्ड प्रणाली है जो कि आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो जो पौधों का रेशियो मिला वो 9, 3, 3, 1, यानी उस रेशियो में 9 पार्ट राउंड येलो वाले पौधों का मिला, यानी गोल पीलों का, 3 पार्ट रिंगल्ड येलो झुर्रीदार पीलों का, 3 पार्ट राउंड ग्रीन गोल हरे का, और 1 पार्ट झुर्रीदार हरों का। ये रेशियो मिला। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इन लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण